जय हिंद दोस्तों, मैं के दीपांकर अशोकाज एडुकेयर के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज भारत का संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना पे डिस्कस करने के लिए हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, प्रस्तावना की सीमाएं क्या है और एग्जाम्स में हमें यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है दोस्तों। यहाँ से जुड़ी हुई तमाम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट पीसीएस की बात करें, यूजीसी नेट की बातें करें या कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि आपने आज का वीडियो गौर से सुना, ध्यान से देखा, तो निश्चित तौर पे आप यहाँ से आने वाले तमाम क्वेश्चंस को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में, जिसका नाम है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। प्रीएम्बल, प्रस्तावना। सबसे पहला प्रश्न आता है कि आखिर ये वर्ड प्रस्तावना हमने लिया कहाँ से, कहाँ की। चूँकि आप सब जानते हैं कि भारत के संविधान में अधिकांश बातें कई देशों से लिया गया। बात यदि हम प्रस्तावना की करें तो आपको याद रखना है कि पूरे दुनिया में सबसे पहले यदि किसी देश के संविधान की रचना की गई थी तो वह अमेरिका था। अमेरिका के संविधान में पहली बार प्रस्तावना को लाया गया था या शामिल किया गया था और हमने अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया। अब प्रश्न आता है कि प्रस्तावना ये उद्देशिका है क्या। तो दोस्तों अपने माइंड में बिल्कुल इस बात को जगह दे, इत्मीनान से उसे कहीं सहेज के रख दे कि भारत संविधान की जो प्रस्तावना है वह एक, कह सकते हैं कि संविधान का एक सार है, जहां हमें पता चलता है कि भारत का संविधान क्या बताता है। यदि प्रस्तावना को आप देखिए तो यहाँ से मूल 3 बातें आपको समझ में आती है। पहला ये कि आखिर जो ये देश का जो धर्म ग्रंथ है, देश का जो महाग्रंथ है, इसकी रचना का मूल उद्देश्य क्या था। दूसरी बात करें तो आखिर जो संविधान है, इस संविधान का क्षेत्र कहाँ तक है। और तीसरी बात करें तो हमें यह पता चलता है कि आखिर इसे कब हमारे देश में लागू किया गया। मुख्यतः ये 3 बातें भारत के संविधान में जो प्रस्तावना वर्णित है उससे स्पष्ट होती है। यदि हम बात करें भारत संविधान के प्रस्तावना की तो याद रखना है कि प्रस्तावना को ठाकुर दास भार्गव, नाम बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, ठाकुर दास भार्गव ने इसे संविधान की कुंजी कहा। साथ ही साथ उन्होंने भारत के संविधान की आत्मा, उद्देशिका यानी प्रस्तावना को कहा। तो अपने आप में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। प्रस्तावना को कहा जाता है। किसने कही ये बात, तो याद रखना है ठाकुर दास भार्गव ने कही। अब हम बातें करते हैं कि उद्देशिका शब्द को सबसे पहले भारत के संविधान के निर्माण के दौरान किसके द्वारा लाया गया। हमने इससे पहले के वीडियोज़ में हमने बातें किया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका को प्रस्तावित किया गया, जिसे भारत के संविधान जो सभा थी उसने इसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। यदि इस हम प्रस्तावना की बात करें तो हमने अभी कहा कि यह संविधान के उद्देश्यों को बताने का काम करता है। आप इस संविधान को की प्रस्तावना को देखें तो कुछ खास बातें आता है, जैसे हम भारत के लोग। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ से यह निकल के आती है कि हम भारत के लोग कहने का मतलब कि इस भारत के संविधान का जो निर्माण किया जा रहा है
वह हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। इसका मतलब सीधे है कि भारत के संविधान का जो स्रोत है वह भारत की जनता, हम सब हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी कई बार देखने को मिले हैं कि भारत के संविधान का जो स्रोत है वह क्या है, तो हम भारत के लोग हैं। आगे इसके वर्ड्स की हम बात करें तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, आप यहाँ पे कुछ खास वर्ड्स को देखते हैं, जैसे प्रभुत्व संपन्न। इस वर्ड को समझने की ज़रूरत है। प्रभुत्व संपन्न आप सब जानते हैं कि हमारे इस संविधान के ऊपर कोई भी इससे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे आप गॉड को मानते हैं सबसे बड़ी शक्ति, सर्वोच्च शक्ति मानते हैं, उसी तरह हमारे देश की सर्वोच्च शक्ति हमारा संविधान है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और संप्रभुता का मतलब और ये भी ध्यान रखना है कि हम 1947 के पहले जिस हालात में थे, हमारे हालात वैसे नहीं हैं। दूसरी बात की जाए तो हम आंतरिक और बाह्य मामलों को लेकर पूरी तरह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यह संप्रभुता का मतलब है। आगे यदि बात करें समाजवादी, इसे ध्यान रखेंगे कि यह मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। जब 42वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो हमने अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 42वें संविधान संशोधन में इसे शामिल करने का काम किया। समाजवादी की मतलब की यदि बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो समाज की जो स्ट्रक्चर है उसमें समानता शब्द को लाने की कोशिश की गई। सबके बीच में मतलब समान रूप से समाज साझेदारी होना और सभी के बीच में समान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करता है। बात यदि हम करें पंथ निरपेक्ष शब्द भी 1976 42वें संविधान संशोधन में इसे भी शामिल किया गया था। पंथ निरपेक्ष के बदले कभी कभी धर्मनिरपेक्ष शब्द भी देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम बात करें पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष की तो दोस्तों बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें कि दोनों में थोड़ी सी असमानताएं हैं। भले ही हम यदि इसके इंग्लिश वर्ड्स को देखें तो कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। पंथ निरपेक्ष का मतलब कि एक ऐसे दर्शन से है, यानी जिंदगी को जीने का, सिस्टम को चलाने का एक ऐसा दर्शन जो हमें बिल्कुल हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचाने का काम करता है, जो हमारे रास्तों की रुकावटों को कम करने का काम करता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह भी है कि हमारा देश भारत किसी एक धर्म को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा, या कोई भी एक धर्म भारत का या हमारे देश का धर्म नहीं हो सकता। यह सभी धर्मों को समान नज़रिए से देखने का काम करेगा। यह अभिप्राय है पंथ निरपेक्ष का। वहीं यदि बात करें हम अगले शब्द की जो हमारे संविधान में लिखा है लोकतंत्र। आप सब जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन महोदय ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। मतलब देश की पूरी सत्ता पूरी शक्ति हम देश के नागरिकों में निहित होती है। हम खुद अपना मालिक हैं। मतलब ये कि रूल्स जो है वो हमारे लिए है, हमारे ऊपर लागू होगा, लेकिन बनाए भी हमारे लोग के द्वारा जाएंगे, और यदि उसे फॉलो करने की बात की जाए तो हमारे द्वारा ही किया जाएगा। आगे हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों याद रखने वाली बात है कि जो भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में देखें तो न्याय की बातें की गई, और न्याय में प्रश्न पूछे जाते हैं किस प्रकार की न्याय की बातें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना को देखिए तो वहाँ पे 3 न्याय की बातें की गई। पहली सामाजिक न्याय, दूसरी आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय की बात की गई। मतलब देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक स्तर पे या आर्थिक दृष्टिकोण से देखें या राजनीतिक स्तर पे देखा जाए तो सबको समान अधिकार है, सबको
सामान्य तौर पे जीने का, रहने का और अपने निर्णय लेने का अधिकार है। किसी के बीच में किसी प्रकार का विभेदीकरण नहीं करने की बात की गई है। एक बातें और यहाँ खास की जा सकती है, जो आपके खासकर पीसीएस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में मिलते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार न्याय की बातें की गई है, और वहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए होते हैं वो सीरीज में उल्टा दिए गए होते हैं। जैसे ऑप्शन फर्स्ट मिलते हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। सेकंड ऑप्शन दिए जाते हैं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। तो आपको ध्यान में यह रखने की जरूरत है कि सबसे पहले जो न्याय के लिए शब्द का प्रयोग किया गया वह सामाजिक, फिर आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक। ये 3 प्रकार की न्याय की बातें हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में किया गया। वही दोस्तों, यदि हम बात करें तो हमें पता चलता है कि इसमें कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। यदि स्वतंत्रता की बात की जाए, आई होप आप सब जानते हैं स्वतंत्रता का अभिप्राय। आप यूँ कह सकते हैं, और शायद आपने अपने बचपन की क्लास में पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति डंडा लेके घुमा रहा होता है। उस व्यक्ति को डंडा लेकर जोर जोर से घुमाने का अधिकार उस समय तक है जब तक कि उसका दायरा हमारे दायरे में नहीं आता। मतलब जहाँ से हमारी नाक की शुरुआत होती है वहाँ से सामने वाले की स्वतंत्रता समाप्त होती है। सीधा सा मतलब है कि स्वतंत्रता का मतलब दूसरे के दायरे में बिना प्रवेश किए आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपके एक्टिविटी से सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, उस समय तक, उस हद तक आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन जैसे ही आपकी एक्टिविटी से, आपके क्रियाकलापों से सामने वाला डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, इट मीन्स कि आपने उस व्यक्ति के दायरे में प्रवेश किया और वहीं से आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो हम अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। सबसे पहले विचार, हमारे पास विचार को रखने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, आपने पढ़ा है, जैसे आगे पढ़ने को मिलेगा कि मौलिक अधिकार की हम बातें यदि करें तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास बोलने का अधिकार है, हम भाषण दे सकते हैं। वहीं बात करें विश्वास, धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता हमारे पास है। साथ में हम किसी भी उपासना, हम किसी धर्म को मान सकते हैं। धर्म से संबंधित जो नियम है उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बातें की गई, वह कौन कौन से हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपने देखा। सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बातें की गई। न्याय में हमने 3 तरह की बातें किया। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा हमने राजनीतिक न्याय की बातें किया। इसके बाद की बात हम करें तो हमें देखने को मिलता है हर किसी को सामान्य तौर पे 2 बातें, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यहाँ भारत का प्रत्येक नागरिक खुद में रिस्पेक्टेड है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कोई बहस नहीं, अमीर है या गरीब है। बट हमें याद रखना है कि सारे के सारे प्रतिष्ठा के पात्र हैं, उन्हें सामान्य तौर पे अवसर की समानता प्रदान की जानी चाहिए। किसी को कोई भी हेय दृष्टिकोण से नहीं देखेगा। किसी भी रोजगार के सृजन की बात की जाए, रोजगार या अन्य क्षेत्र की बात करें तो सबके लिए समान अवसर के दरवाजे खुले हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार की समानताएं की बात की गई। पहला आपने देखा कि सबसे पहले प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समानता होनी चाहिए। इसके बाद की हम बात करें तो सभी में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। इसका मतलब हर व्यक्ति अपने आप में गौरवमान है। हर इंसान की अपनी गरिमा होती है। आप उसकी मर्यादा के साथ नहीं खेल सकते, आप उसकी गरिमा के साथ समझौता करने पर सामने वाले को विवश नहीं कर सकते। यह पावर, यह शक्ति हमारा संविधान हर व्यक्ति को देता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है कि वह खुद में गौरवमयी है, वह गौरवमय जिंदगी जी सकता है, उस पर कोई प्रश्न चिन्हवाचक नहीं लगाया जा सकता। साथ ही साथ हमने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, आप इसे ये आप ध्यान रखने की जरूरत है कि सबसे ऊपर जो हमारा देश है उसके बारे में हमारा अपना कर्तव्य है कि उसकी एकता,
उसकी अखंडता को सुरक्षित रखना हमारा प्रथम दायित्व है। और जो वक्त आए तो इसके लिए हम अपने जान की बाजी भी लगा सकते हैं। हम अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटेंगे, यह हमारा मौलिक कर्तव्य के रूप में भी शामिल है। तो दोस्तों याद रखना है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता यह भारत के प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है और इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी भी क्यों न लगानी पड़े। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता भारत के प्रत्येक नागरिकों का दायित्व है। उसके बाद की बात करें तो हमारे देश में सबों के बीच में बंधुता बढ़ाने के लिए ब्रदरहुडनेस की बात की जा रही है। मतलब हम सब आपस में भाई भाई हैं। जैसे आप देखने को मिलेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत में रहते हैं, सब भारत माता की संतान हैं और एक ही माता के सब संतान हैं, इसलिए हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो हम सब में भाईचारे का विकास होना चाहिए, आपसी रंजिश नहीं होनी चाहिए। यह हमारा दायित्व है, हमारा प्रस्तावना हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद की बात की जाए तो इसमें शामिल है कि हम अपने भारतीय संविधान को जो बनने की तिथि की बात की जाती है 26 नवंबर 1949, जो आप सब जानते हैं कि हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ। और अब तिथि जो महत्वपूर्ण तिथि थी 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन आंशिक तौर पर लागू हुआ था। साथ ही साथ हम देखें तो यदि इस 26 नवंबर 1949 की बात की जाए, यदि हम अपने भारतीय कैलेंडर के हिसाब से देखें तो शुक्ल सप्तमी, मतलब आप सब जानते हैं महीने के 2 पक्ष होते हैं, अमावस्या और पूर्णमासी। तो ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी 2006 विक्रम संवत के दिन यह हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और हमने आज ही के दिन मतलब 26 नवंबर 1949 को इसे हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। मतलब इसे लागू किया गया था, हमने इसे स्वीकारा था और दिल जान में अपने सजोने की बातें की थी। तो यह हमारे प्रस्तावना की महत्वपूर्ण बातें रही। इसकी बातें थोड़ा सा फिर से हम करना चाहेंगे, जिसे हमारे कुछ विद्वानों के द्वारा इसे कहा गया। जैसे हम बात करें कि भारत का जो प्रस्तावना है वह देखा जाए तो भारतीय संविधान के लिए परिचय पत्र है। यह बातें N.A. पालकी वाला ने कहा था। N.A. पालकी वाला का कथन था कि भारतीय संविधान के लिए जो प्रस्तावना है वह एक परिचय पत्र है। वही जस्ट मैंने आपसे बातें किया था कि ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि भारत का जो संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान की कुंजी है, भारतीय संविधान की आत्मा है। आप यदि बात करें भारतीय संविधान की तो आपको ध्यान रखना है कि जब 1960 की हम बेरूबारी के जो विवाद आया था उसमें बातें की जाए तो कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। लेकिन ठीक 13 वर्ष के बाद जब केशवानंद भारती बनाम जब केरल सरकार की बात आती है तो उस मुकदमे में यह बात की जाएगी, उस विवाद में इस बात को रखा जाएगा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और जब महत्वपूर्ण भाग हैं तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। और यदि वही 1994 की हम बात करें, 1994 की बात करें तो एसआर मुंबई मुकदमा के तहत बात की जाए तो उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हमें मुख्य तौर पे देखा जाए तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया 1976 के 42वें संविधान